दोस्तों ये है पॉलिटी का वीडियो 11। 10 वीडियो हमने ऑलरेडी कर लिया है और वन लाइनर्स हम कर रहे हैं पॉलिटी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस 11वें वीडियो को और देखते हैं फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन है, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट टू इंश्योर विच फंडामेंटल राइट। तो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 जो आया था वो आया था आर्टिकल 17, मतलब आपके राइट्स हैं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का था और ये आपके राइट्स हैं, छुआछूत से आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। तो इसके अगेंस्ट में ये राइट आया था 1955 में। दूसरा है राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये कब आया था? ये आया था, ये फंडामेंटल राइट बन गया था 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। ऐसे आप याद रख लीजिएगा क्योंकि 2011 वर्ल्ड कप के लिए ही याद किया जाता है। और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, रिलेट करके याद रख सकते हैं आराम से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस से जुड़ा हुआ है। तो वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है? देखिए, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या पब्लिक ऑर्डर या फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, इन सब को ध्यान में रखते हुए ही ये आर्टिकल दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी और किसी के अगेंस्ट कुछ भी बोल सकते हैं अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है तो इन कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अब है इनर लाइन परमिट सिस्टम। ये क्या होता है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और भी है, मणिपुर, लक्षद्वीप, तो ये सब स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी जैसे हैं जहाँ पर इनर लाइन परमिट सिस्टम है। और ये एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट 19(1) DE का, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया और फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब क्या है कि आपको फंडामेंटल राइट मिला है कि आप कहीं भी जाकर रह सकते हैं और किसी भी टेरिटरी, किसी भी स्टेट में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन इनर लाइन परमिट सिस्टम ये कहता है कि आप कुछ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ में फ्रीली मूव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट के तरफ से। अब ये क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं? ये देखिए, ये एक्चुअली ऐसा होता है कि आपको परमिट लेना पड़ेगा और आप वहाँ पर कुछ दिन के लिए ही स्टे कर सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं रह सकते। ठीक है, ये PAP यानी कि प्रोटेक्टिव एरिया परमिट आपको लेना पड़ेगा और ये लिमिटेड परमिशन मिलता है। लिमिटेड पीरियड के लिए आपको वहाँ पर रहने को परमिट किया जाएगा। आप जब चाहें या जितने दिन चाहें नहीं रह सकते। यानी आपको पाप करना होगा। एक्चुअली पाप करना नहीं होगा, पाप लेना होगा। पाप यानी PAP यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। प्रोटेक्टेड एरिया परमिट आप ले लेंगे एक बार, तब आप यहाँ इन जगहों पर जा सकते हैं। और जैसे कि लक्षद्वीप हो गया या मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तो इन सब जगहों पे क्या है कि ये PAP लेना उतना आसान भी नहीं है कि आप PAP लेके वहाँ जाके बस गए। आपको इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इन मणिपुर, लक्षद्वीप, मिज़ोरम, इन जैसे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज़ में जाकर रिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा। 19A, आर्टिकल 19A 19(1) के D और E जो फंडामेंटल राइट है उसका ये एक्सेप्शन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 19 क्या कहता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको मैं, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब क्या है? विच आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट्स डबल जोपार्डी। अब ये डबल जोपार्डी क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि आपको एक जुर्म की सज़ा जो आपने पास्ट में किया है, अगर लॉ में चेंज आता है तो फ्यूचर में नहीं मिल सकता। ये होता है डबल जोपार्डी। डबल जोपार्डी बोलते हैं या इसको बोलते हैं डबल प्रोसिक्यूशन। ठीक है, द प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट ऑफ पर्सन ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। मतलब कि एक ऑफेंस के लिए आपको दोबारा सज़ा नहीं मिल सकता। नो वन शुड बी पुट ट्वाइस इन पेरिल फॉर द सेम ऑफेंस। चलिए अगला देखते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में है। राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है, तो ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में इस चीज़ को एम्फेसाइज़ किया था? तो वो था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस। इसमें क्या है कि एक पर्सन को उसके लाइफ एंड लिबर्टी जो कि लॉ से मिलता है उससे भी उसको
डिप्राइव किया जा सकता है अगर कुछ कंडीशंस फुलफ़िल होंगी या कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाएंगी, ये पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो फेयर होना चाहिए। अच्छा, राइट टू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में है, तो ये 21A में है, पार्ट 3। और ये किस ईयर में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2002, 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। अ पर्सन नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना उस पुलिस की जिम्मेदारी है, 24 घंटे। लेकिन ध्यान रहे कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस ना हो। प्रिवेंटिव डिटेंशन अलग होता है, अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि उसको क्या कहते हैं और उस केस में क्या होता है। लेकिन नॉर्मली किसी आर्बिट्रेरी अरेस्ट में आपको 24 घंटे के अंदर आप उस नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास आपको ले जाना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है। देखिए आगे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि 3 से 12 महीने तक आपको डिटेन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको ये लगेगा कि आप इन फ्यूचर कोई ऑफेंस या क्राइम करने जा रहे हैं तो विदाउट ट्रायल आपको उठा लिया जाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। अब ये याद आता है रॉलेट एक्ट, एक 1919 में एक एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, कुछ वैसा ही है पर सेम नहीं है, लेकिन कुछ उसी तरीके का है। और ये बहुत कॉमन भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कभी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा दिया जाए। ये किसी बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय या गंभीर केसेस में ही लगाया जाता है, तो कॉमनली नहीं होता है ये, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन याद रखिएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। अगला चलते हैं इमोरल ट्रैफिक। मैं बता चुका हूँ ट्रैफिक की जब भी बात आएगी तो आर्टिकल 23 और 24, 23 में फोर्स्ड लेबर है और 24 में चिल्ड्रन, तो याद रहेगा ये भी। आगे चलते हैं विच लेजिस्लेशन वेयर इनेक्टेड एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 23। तो देखिए 23 में बता दिया इमोरल ट्रैफिक, यानी कि प्रिवेंशन, ट्रैफिकिंग का प्रिवेंशन है, ये एक्ट 1956 में आया था। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976। आर्टिकल 25 में क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, आसान सा है, ठीक है, याद रहेगा। आर्टिकल 28 में है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विथ रिगार्ड टू फ्रीडम ऑफ इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। आर्टिकल 29 में है माइनॉरिटीज़। कितने टाइप के माइनॉरिटीज़ हैं, तो 2 टाइप के हैं, एक रिलीजियस माइनॉरिटीज़, दूसरा लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा के आधार पे, ठीक है, और रिलीजियस मतलब रिलीजन के आधार पे। अच्छा, किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में, तो मैं इसको थोड़ा लाल पीला हरा कर देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि किस आर्टिकल से ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। इसमें देखिए राइट टू 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये आर्टिकल 226 में भी है। लेकिन ध्यान रहे कि आर्टिकल 226 और 32 अलग अलग है और इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में से कहीं भी आप जा सकते हैं अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फंडामेंटल राइट क्या है, वायलेट हो रहा है तो। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की रीढ़ की हड्डी है, अगर ये नहीं होता तो आपका फंडामेंटल राइट देने का कोई मतलब ही नहीं था। फंडामेंटल राइट कभी भी वायलेट किया जा सकता था, ठीक है। और इसमें 5 तरीके के रिट्स हैं। आर्टिकल 226 और 32 के तहत आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब आप बताइएगा कि 32 या 226 किस में हाई कोर्ट जा सकते हैं और किस में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, रिट्स 5 तरीके का है, उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल देख लेते हैं कि हेबस कॉर्पस किसके अगेंस्ट लगाया जा सकता है, तो वो स्टेट, एग्जीक्यूटिव या किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट आप लगा सकते हैं। दूसरा है रिट ऑफ मैंडेमस, ये किस बॉडी के अगेंस्ट आप लगा सकते हैं, तो ये है एग्जीक्यूटिव एंड इन्फीरियर जुडिशियल बॉडीज़, एग्जीक्यूटिव एंड इन्फीरियर जुडिशियल बॉडीज़ के तहत लगाया जा सकता है। अच्छा, कितने टाइम के लिए आप सेक्शन 144 लगा सकते हैं, तो ये है 2 महीने से कम, 2 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये भी इस तरह से भी कह सकता हूँ। इसमें क्या होता है सेक्शन 144 में कि 4 लोगों से ज़्यादा किसी एक एरिया में इकट्ठे नहीं हो सकते। और ये कौन लगा सकता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में पावर होती है, वो जब चाहे तब सिचुएशन को देखकर लगा सकता है। 4 लोग, ध्यान रखिएगा 4 लोग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब कोरोना का टाइम था तो ये बहुत ज़्यादा 144 सेक्शन 144 लगाया जा रहा था। हाँ, याद आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं, विच रिट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वेसी जुडिशियल बॉडीज़, तो ये है रिट ऑफ
प्रोहिबिशन एंड सेरिटोरी, प्रोहिबिशन और सेरिटोरी ये लगाया सकता है जुडिशियल एंड क्वेसी जुडिशियल बॉडीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लीगैलिटी ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस, इसके लिए कौन सा रिट यूज होता है? को वारंटो, मतलब कौन हो तुम। किसी ऑफिस में कोई बैठा है तो उसको आप इस रिट से पूछ सकते हैं कि आप इस ऑफिस पे, इस सीट पे कैसे बैठे हुए हो। अच्छा, कौन सा आर्टिकल है जो एक आर्टिकल को किसी इंसान से शादी करने के लिए परमिशन देता है? तो वो है आर्टिकल 21। ज़बरदस्त आर्टिकल है ना, आर्टिकल 21, राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। हालांकि ये होता नहीं है और कई बार ऑनर किलिंग वगैरह हो जाती है, लेकिन ये आर्टिकल एक्चुअल में है। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के लिए, लेकिन हाई कोर्ट इशू कर सकता है रिट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वैल्यूएशन या फंडामेंटल राइट, दोनों के लिए। ध्यान रखिएगा ये डिफरेंस। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि विच आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट्स फंडामेंटल राइट्स एंजॉयड बाय मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स एंड पुलिस फोर्स। तो आर्टिकल 33 ये कहता है कि कुछ सेक्शंस जो हैं ऐसे हैं जिनमें फंडामेंटल राइट्स सारे लोग इंजॉय नहीं कर सकते, जैसे कि आर्मी हो गया, पुलिस फोर्स हो गया, क्योंकि अगर ये लोग अगर सारे राइट्स इंजॉय करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन इधर का उधर हो जाएगा। ठीक है, इसमें इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस भी आते हैं। तो ये पार्लियामेंट का ही गेम है और उन्होंने ही इस आर्टिकल को बनाया है, उसके पास ही ये पावर है कि कौन सी कैटेगरीज है जिनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच आर्टिकल लेज डाउन रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड मार्शियल लॉ। तो जब मार्शियल लॉ आता है तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 34, इंपॉर्टेंट। सेक्शन 144 कौन इन्फोर्स कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसके पास ये पावर होता है। और कौन सा रिट जो है प्राइवेट इंडिविजुअल या प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट लगाया जा सकता है? तो वो है रिट ऑफ मैंडेमस। इसका अलग वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे और कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच।